ऐसी बहुत बार शिकायतें आती हैं कि पुलिस ने केस को उलझा दिया, पुलिस ने पैसे खा लिए, किसी और को कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा दिया, केस की जांच ईमानदारी से नहीं की। बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी क्रिमिनल ने पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये पुलिस ने पैसे खाए हैं और असल में कातिल मैं नहीं हूँ, ये असली कातिल को बचा रही है और वो असली कातिल पावरफुल है? और न सिर्फ इतना हो बल्कि वो क्रिमिनल पहले हाई कोर्ट जाए कि भाई मामले की जांच सीबीआई को दे दो, फिर वही क्रिमिनल राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ भी पहुँच जाए और कहे हमें बड़ा मारा पीटा है और हम पे रहम कीजिए। और एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बाकायदा ऑर्डर दे स्टेट को कि इसके साथ जुल्म हुआ है, इसको 1 लाख रुपए मुआवजा दो, और 1 लाख रुपए मिल भी गया। और उसके बाद फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और सीबीआई पूरे 1 साल तक उस पुलिस अफसर को घुमाती रहे जिसने केस की तफ्तीश की, जिस पर ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो असली कातिल को बचाने के लिए किसी और बेकसूर को जेल में डाल रही है, क्योंकि असली कातिल पावरफुल है। इस कहानी में वो सारे मसाले हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से एक पुलिस अफसर की जो प्रेसिडेंट मेडल था, वो मेडल बेचारे के हाथ से छूट गया। कहानी 2010 की है। कहानी है पायल सुरेखा की। पायल असम की रहने वाली, पढ़ने लिखने में बड़ी तेज़। फिर उसने आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु का रुख किया और बेंगलुरु में वो अपना आईआईटी की पढ़ाई कर रही है। और वहीं बेंगलुरु में रहते हुए उसकी मुलाकात होती है अनंत मिश्रा नाम के एक लड़के से। वो भी सेम कॉलेज में, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। अनंत मिश्रा उड़ीसा के कटक का रहने वाला था और पायल असम की। तो दोनों में प्यार, दोनों एक साथ रह रहे हैं। कुछ वक्त बीतता है, फिर दोनों तय करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, ना पायल के ना अनंत के। जो अनंत के पिता हैं वो एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच में, कटक में, और उनकी माँ जो है वो भी पुलिस अफसर थी। तो पुलिस फैमिली से आता था अनंत, और जो सुलेखा थे वो बिजनेसमैन फैमिली से थी। तो दोनों फैमिली वाले तैयार नहीं थे, लेकिन ये दोनों प्यार करते थे। दोनों ने फिर तय किया कि हम शादी कर लेंगे और दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। अब शादी के बाद पहली बार, चूँकि घर वाले राजी तो हुए नहीं थे, फिर भी वो अपने ससुराल आती है सुलेखा कटक। वहाँ उसके सास ससुर को जब देखते हैं, वो उसका बर्ताव देखते हैं, तो फिर उन्हें लगता है नहीं अच्छी बहू है। तो फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, वो उसको अपना लेते हैं। वो कुछ दिन वहाँ रहती है। अच्छा, जो अनंत था, वो अनंत ने अपनी पढ़ाई करने के बाद जिम के बिजनेस में हाथ आजमाया। उसने कटक में एक जिम खोल रखा था और अच्छा खासा चलता था, बड़ा जिम था। शहर के लोग, नामी गिरामी लोग आते थे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये वहीं रह रहे थे। इसी दौरान में चूँकि आईआईटी की पढ़ाई थी, सुलेखा को हैदराबाद से एक ऑफ़र आता है, बल्कि बेंगलुरु की एक कंपनी से ऑफ़र आता है, डेल कंपनी, बहुत ही नामी कंपनी है। तो डेल से उसे नौकरी का ऑफ़र आता है। उसके हस्बैंड, उसके इन लॉ सब खुशी खुशी तैयार। और अब सुलेखा कटक से वापस बेंगलुरु पहुंचती है, जहां वो कभी पढ़ाई करती थी। वहाँ डेल कंपनी वो ज्वाइन कर लेती है। अब ये होता है कि चूँकि सुलेखा भी बेंगलुरु पहुंच चुकी है, तो अनंत का भी बिजनेस था ही था जिम का, तो वो भी तय करता है कि वो भी एक बेंगलुरु में जिम खोलेगा। और उसने जिम खोला। अब वो जिम कभी कभी अनंत आता, बाकी सुलेखा ही देखा करती थी, पायल तो देखा करती थी। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज़, ये बात है 17 दिसंबर 2010 की, अनंत अपने घर पायल को फ़ोन कर रहा है। और पायल डेली उससे सुबह और शाम बात हुआ करती थी, लेकिन कई कॉल जाने के बाद भी पायल उसका फ़ोन नहीं उठाती। अनंत रात हो जाता, रात को भी करता है, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। जब कई बार कॉल करने के बाद भी पायल जवाब नहीं देती है, तब अनंत को घबराहट होती है और वो लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है। जिस अपार्टमेंट पे रेंट पे पायल और वो रहा करते थे, लैंडलॉर्ड को फ़ोन करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे पायल फ़ोन नहीं उठा रही है। लैंडलॉर्ड वहाँ पहुँचता है, कई बार बेल बजाता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। फिर उसके बाद डुप्लीकेट की थी, वो चाबी से खोलता है दरवाज़ा। जब खोलता है तो सामने ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पायल की लाश फर्श पर पड़ी थी। वो देखकर घबराता है, फ़ौरन बाहर आता है, अनंत को खबर देता है, फिर पुलिस को खबर देता है। अब पुलिस मौके पर, उधर अनंत और उसका परिवार ये सुनकर सदमे में वो वापस बेंगलुरु के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब इधर ये जो इलाका था जहाँ पे ये कत्ल हुआ था पायल का, ये आता था बेंगलुरु के जेपी नगर पुलिस स्टेशन के अंडर में। और जेपी नगर पुलिस स्टेशन के उस वक्त जो इंस्पेक्टर और इंचार्ज थे, उनका नाम था उमेश एस.के। तो उमेश उस दिन अपनी ड्यूटी पर थे, कोई फेस्टिवल था और मंदिरों में सिक्योरिटी के तौर पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्हें वायरलेस से मैसेज मिलता है कि एक अपार्टमेंट में एक
लड़की का कत्ल हो गया, वो भी बड़ी बेरहमी से। सुनकर वो फ़ौरन मौके वारदात पर पहुंचते हैं। वहां जाकर जब सीन देखते हैं तो देखते हैं कि पायल के गले पे बहुत तेज़ कट के निशान हैं। इसके अलावा बॉडी पर अनगिनत चाकू के घाव के निशान हैं, चारों तरफ खून है। लाश को देखकर वो समझ जाते हैं कि ये कोई लूटपाट और बाकी चीज़ों का मतलब नहीं है, ये किसी ऐसे शख्स का काम है जो निजी दुश्मनी हो जिसकी, तभी उसने इतनी बेदर्दी से मारा है, क्योंकि घर में लूटपाट के कोई निशान नहीं थे और फोर्सफुल एंट्री के भी कोई निशान नहीं थे। अब ये था कि कोई जानने वाला है। तो पुलिस ने वहाँ मौके वारदात से सारी चीज़ें कलेक्ट की, डीएनए सैंपल कलेक्ट किए, कुछ बाल मिले टूटे हुए, वो बाल निकाले, ब्लड निकाले और भी सारे फिंगरप्रिंट्स उठाए। अब ये कत्ल हुआ तो जो पहला शख्स शक के घेरे में वो कोई और नहीं बल्कि पायल का हस्बैंड अनंत था, क्योंकि अब तक दोनों परिवार वहाँ पहुँच चुके। दोनों परिवार जब पहुँचे तो पायल के घर वालों ने भी कहा कि हम तो इस शादी के खिलाफ थे, ये लिव इन में थे, फिर बाद में शादी कर ली और हमें अपने दामाद पर ही शक है। अच्छा, और भी कोई कहीं से कुछ मिला नहीं? तो पुलिस ने तमाम चीज़ों की तफ्तीश की, कॉल डिटेल से लेके सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीज़ें, कई लोगों से पूछताछ की। एक पड़ोसी नेबर जिसने विटनेस था उससे भी पूछताछ की, कोई सुराग नहीं मिला। और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि नहीं, इसमें अनंत का कहीं हाथ नहीं है और अनंत को इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उस दिन उसकी मौजूदगी कटक में है। तो जब पुलिस अपनी तरफ से हो गया कि हस्बैंड का रोल नहीं है, तो फिर कातिल कौन? अब इस सवाल के साथ पुलिस ने कातिल को ढूंढने की कोशिश की। तो फिर अब अनंत से पूछताछ हुई कि आप ही बताओ, कोई दुश्मनी, कोई ऐसा दुश्मन जो आप जानते हो जिसको। तो अनंत ने कहा और तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा छोटी से छोटी बात बताइए। तब अनंत ने कहा कि हाँ, जो हमारा बेंगलुरु में एक जिम हमने जब खोला तो कुछ वक्त पहले ही हमारे एक जिम का इंस्ट्रक्टर था जो जेम्स रे उसका नाम, और वो भी कटक का, तो उसको पायल ने हटा दिया था। और उसकी वजह ये थी कि वो कुछ पैसों में हेराफेरी करता था और कुछ महिला जो आती थी जिम में उनके साथ बदतमीज़ी करता था, कुछ शिकायतें आई थी उसकी। तो उसी की वजह से पायल ने उसे नौकरी से हटा दिया। इसके अलावा और ऐसी कोई भी बात नहीं, ना कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे हमारी दुश्मनी हो। तो पुलिस को लगा कि हटा दिया हो तो शायद बदले की भावना, बदले की रंजिश में जिम इंस्ट्रक्टर नहीं मारा हो। अब पुलिस ने उस जो जेम्स रे नाम का इंस्ट्रक्टर है उसके बारे में पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो पुलिस ने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि जो मोबाइल नंबर है, उसका मोबाइल नंबर मर्डर वाले दिन यानी 17 दिसंबर 2010 को उसी इलाके में उसका लोकेशन दिखा रहा है। अब पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो हैदराबाद में रहता है। पुलिस की एक टीम हैदराबाद गई, वहाँ जेम्स से मिल गया। पुलिस की टीम उसे पकड़कर बेंगलुरु ले आई। बेंगलुरु लाने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो पूछताछ करती है तो वो फिर कहानी सुनाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं पहले जिम में काम करता था, अनंत मुझे जानते हैं, हम कटक के हैं, लेकिन फिर बेंगलुरु के जिम में एक रोज़ मुझे जो सुरेखा है उसने हटा दिया। कुछ इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर चोरी के और बदतमीज़ी करने के, फीमेल जो आती थी वहाँ पर। फिर मैं वहाँ से हैदराबाद चला गया कि कहीं और नौकरी करूँगा, लेकिन मैं भटकता रहा, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। तभी एक अनंत का कॉमन फ्रेंड था जिससे हैदराबाद में मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आप मेरी नौकरी में मदद कीजिए। तो उसने कहा अच्छा चलो, मैं अनंत से बात करता हूँ। और उसी के साथ वो मुझे बेंगलुरु लेकर आया। बेंगलुरु में वो मुझे सीधे पायल के घर ले गया। जब पायल ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखा तो वो भड़क गई उस कॉमन फ्रेंड पे जो अनंत की और पायल दोनों की दोस्त थी। तो उसने कहा इसको यहाँ क्यों लाया, और उसने किसी तरह हेल्प करने से मना कर दिया। वो वापस चला गया। ये फिर वापस पहुँच जाता है हैदराबाद, जो जेम्स रे है। लेकिन हैदराबाद जाने के बाद अब उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है और वो 16 दिसंबर को फिर हैदराबाद से वापस बेंगलुरु के लिए बस पकड़ता है और पहुंच जाता है बेंगलुरु पायल के घर पर। बेल बजाता है, जैसे ही पायल आती है वो अंदर दाखिल होता है और चाकू अपने साथ लाया था और अनगिनत वार करता है। उसके बाद उसको मारने के बाद फिर वहाँ से वो निकल कर वापस हैदराबाद चला जाता है। लेकिन इस आने जाने के दौरान जो अपार्टमेंट का एक चौकीदार था उसने उसको देख लिया था, बल्कि देखा कि उसने खुद ही जाकर अपार्टमेंट नंबर पूछा था। तो उसको पकड़ लिया, सारी चीज़ें एविडेंस थी ही थी। तब जो इंस्पेक्टर साहब हैं उमेश इसके, उन्होंने केस बनाया और उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी ली। पुलिस कस्टडी के बाद उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। केस सॉल्व, यानी कि पायल सुरेखा का कातिल एक जिम इंस्ट्रक्टर, और दुश्मनी उसने नौकरी से निकाली थी इसलिए कत्ल हो गया। कहानी ये है। लेकिन कहानी यहीं से अब शुरू होती है। ये तो कहानी हो गई पुलिस की। अब कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक रोज़ जब जुडिशियल कस्टडी में पहुंचता है जेम्स रे, तो वहाँ से एक लेटर लिखता है
और वो लेटर उसने लिखा पायल के पिता को असम में। उस लेटर में उसने लिखा कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो सब बिक गए हैं, मिले हुए हैं, और ये मैंने कत्ल नहीं किया है, पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा कि देखो आनंद के माँ बाप दोनों पुलिस में हैं, बड़े अफसर हैं, तो तू ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, वरना तुझे एनकाउंटर में मार देंगे। लेकिन असली कातिल आपका दामाद अनंत है। और उस लेटर के साथ उसने कुछ एक कॉल डिटेल भेजा और उसने कहा कि ये कॉल डिटेल देखिए, आनंद का मोबाइल नंबर देखिए, और ये जिस दिन ये कत्ल हुआ 17 दिसंबर, उस दिन बेंगलुरु में इसकी मौजूदगी है इस कॉल डिटेल के हिसाब से। अब जब ये लेटर मिला तो घर वाले पहुंच गए बेंगलुरु। अब बेंगलुरु आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मिलना है जेम्स रे से, तो वो थाने पहुंच गए पुलिस वाले के पास। तो खैर उमेश इसके ने कहा कि ठीक है हम आपको मिलवा देते हैं। अब वो जाकर पर्सनली मिले। उन्होंने जाकर मिलने के बाद अकेले में वो मिले और उसने सारी बातें बता दी कि असली कातिल तो वो है, लेकिन चूंकि वो ऊंची पहुंच वाला, उसके माँ बाप दोनों पुलिस में हैं, इसलिए बेंगलुरु पुलिस ने पैसे लेकर मुझे बलि का बकरा बना दिया और असली कातिल को बाहर कर दिया और केस से बाहर कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद माँ बाप बाहर निकलते हैं। उसके बाद जेम्स रे उन्हें एक लेटर देता है और ये सीधे पहुंच जाते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट, और कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अर्जी दे देते हैं कि मेरी बेटी का असली कातिल आज़ाद घूम रहा है और एक गलत शख्स को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, और असली कातिल को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो पावरफुल है, पुलिस फैमिली से आता है, और ये जो इंस्पेक्टर हैं इस केस के जो आईओ हैं ये बिक चुके हैं और इन्होंने सारे सबूत इससे मिटा रहे हैं। अब जब सीबीआई कोर्ट के पास ये मामला गया और इसी के अलावा जो कर्नाटक हाई कोर्ट में गया, और उसमें उन्होंने मांग की कि कर्नाटक पुलिस इस मामले की ईमानदारी से जांच नहीं कर सकती, इसलिए हम चाहते हैं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब ये अपील कर्नाटक हाई कोर्ट में लेकर पहुंच गए लड़की के पिता, और ख़ुद कातिल ने भी उसमें एक दे दिया कि हमें भी कर्नाटक पुलिस पर भरोसा नहीं है और आप इसकी जांच सीबीआई से कराइए। अब इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो कहती है कि ठीक, इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। अब इसी के बाद जनवरी 2011 की बात है ये, जब ये कोर्ट में गए थे। नवंबर 2011 यानी कि ये कत्ल हुआ था दिसंबर 2010 में, लगभग 11 महीने बीत गए। नवंबर 2011 में कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला देती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब सीबीआई इस केस को अपने हाथ में ले लेती है। सीबीआई जब इस केस को हाथ में लेती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। अब सीबीआई बाकी किसी को नहीं, सिर्फ 2 लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ अनंत जो कटक में है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उमेश। और सीबीआई का ये मानना है कि इस पूरे केस में उमेश ने सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए और उमेश ने ही इस केस को गलत कर दिया, असली कातिल को बरी कर दिया और एक बेचारे जिम इंस्ट्रक्टर को जेल में डाल दिया। अब पुलिस जांच करती रहती है, वो सीबीआई। इस दौरान में इंस्पेक्टर उमेश के जितने भी बैंक अकाउंट, उनके कॉल डिटेल्स, दिसंबर से लेके जब ये मर्डर हुआ, उनके मूवमेंट्स, किन किन लोगों से मिले, मतलब हर चीज़। अब सीबीआई की टीम उमेश की एक तरह से जासूसी कर रही है और उसकी पूरी कुंडली खंगाल दी कि इसके बैंक में कितने पैसे हैं, इसकी फैमिली मेम्बर में कितने के पास अकाउंट है और किसी रिश्तेदार के पास है नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सुबह से आता है, कहाँ जाता है, इसकी रूटीन क्या है, किन किन लोगों से मिलता उठता बैठता है, इस दौरान में कटक में कितनी बार कांटेक्ट किया, आनंद या उसके माँ बाप से पुलिस वाले कितनी बार कांटेक्ट किया, हर चीज़। अब एक पुलिस वाला इस वक्त एक सस्पेक्ट है। यहाँ उल्टा हो गया अब केस कि वो पुलिस वाला जब तक इस केस की तफ्तीश कर रहा था, अब उसी मर्डर केस में वो एक आरोपी बन चुका है और सीबीआई की तफ्तीश जारी है। सीबीआई अपनी पूरी जांच कर रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, कई बार इंट्रोगेशन हुई। इस दौरान में कोई बाकी केस वेस इंस्पेक्टर उमेश को दिया नहीं गया। इसी दौरान अब 2013 आ गया। 2013 में फिर से जेम्स रे ने जो उड़ीसा ह्यूमन राइट कोर्ट जो कमीशन, वहाँ पे एक एप्लीकेशन भेज दिया कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे यहाँ पे इस तरह से बेंगलुरु पुलिस ने फंसाया, मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा और जबरन मुझसे कहा गया कि तुम कबूल लो क्योंकि बड़े लोगों को बचाना है। तो मेरे जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन हुआ है। कमाल देखिए, उड़ीसा हाई जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने बाकायदा 1 लाख का कंपनसेशन कहा कि फ़ौरन दीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, उड़ीसा गवर्नमेंट को, और उसके बाद ये ऑर्डर पास कर दिया और 1 लाख रुपए देने के लिए। अब इधर जब इंस्पेक्टर उमेश को पता चला तो वो तो सन्न
कि मतलब एक कातिल जिसको पकड़ के अंदर किया गया उसके ह्यूमन राइट्स के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ऑर्डर पास कर रही है, और दूसरी तरफ सीबीआई उसको एक क्रिमिनल की तरह देख रही है और उसकी लगातार हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, हर विटनेस, हर चीज़, तमाम लोगों से उसकी पूरी जितनी भी है पूछताछ, कॉल डिटेल, और जो कर्नाटक पुलिस, बेंगलुरु पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश की थी वो सारी चीज़ें एक एक कर हर जांच चल रही है। धीरे धीरे वक्त बीता, 2010 का मसला ये पूरा मैटर था। उसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। जब 5 साल बीत जाता है और इन 5 सालों में इंस्पेक्टर उमेश लगातार शक के घेरे में है। 5 साल के बाद अब ये होता है कि जो सीबीआई की टीम जांच कर रही थी वो टीम ही हट गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब एक दूसरी सीबीआई टीम आई, नई सीबीआई टीम, अब वो नए सिरे से तफ्तीश कर रही है। अब नए सिरे से उन्होंने तफ्तीश किया, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। अब इस नई टीम ने एक काम ये किया कि जो शुरुआत में बेंगलुरु पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जिस बिना पर जेम्स रे को पकड़ा था, उन सबूतों को उसने बारीकी से देखना शुरू किया। उसने थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें हटा दी कि अनंत है, ये फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ये पुलिस वाला है, ये रिश्वत वाली बात चल रही है। उसने कहा जो हमारे सामने एविडेंस सबूत है उसमें क्या घालमेल है ये देखते हैं। अब उसने चेक करना शुरू किया। जो सबसे पहली चीज़ चेक की वो ये कि क्या 17 दिसंबर 2010 को अनंत बेंगलुरु में था। जेम्स ने एक कॉल डिटेल दिखाया था, माँ बाप को ही भेजा था कि ये उस दिन वही था। जब उस कॉल डिटेल को चेक किया गया सीबीआई की तरफ से तो पता चला कि ये पूरा फर्जी पेज है, ये है ही नहीं टेलीफोन कंपनी, जो भी प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, एयरटेल या वोडा या जो भी, ये फेक है पन्ना। अब पहली चीज़ वहीं। दूसरी चीज़ अब जो बेसिक देखनी चाहिए थी वो देखी गई कि जो क्राइम सीन था वहाँ से कई ब्लड सैंपल और बाल मिले थे और उनमें सारे जो डीएनए हैं वो अनंत के भी कराए गए थे और जेम्स रे के भी कराए गए थे। लेकिन मैच होता है सिर्फ और सिर्फ जेम्स का, और किसी का मैच ही नहीं हुआ, अनंत का कोई मैच नहीं हुआ। तो फॉरेंसिक एविडेंस भी उसके खिलाफ गए। तीसरा, उसके मोबाइल का लोकेशन 17 दिसंबर 2010 मॉर्निंग में सेम टावर जिस टावर के तहत सुरेखा रह रही थी। चौथा, जो गार्ड था उस गार्ड की गवाही, तो उसने कहा हाँ यही था, अनंत उस दिन आया नहीं था। सीसीटीवी कैमरा उस वक्त वहाँ पे था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु पुलिस से एक गलती हुई थी। जिस फ्लैट में ये रहती थी पायल सुरेखा, उसके पड़ोस में एक और रंगडू नाम का एक शख्स रहा करता था, रुंगडू, और वो विटनेस था। कुछ उसने चीख पुकार सुनी थी और इसको जाते हुए देखा था, जेम्स रे को। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो इस विटनेस को भूल गए, मतलब इसके बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन जब सीबीआई की टीम आई तो सीबीआई की टीम उस घर में कई बार गई और उसने फिर लोगों से पूछा एक एक कर, तो ये नया एविडेंस सीबीआई ने तलाशा। एक नया पड़ोसी जो विटनेस था, तो पता चला बाद में वो विटनेस पहुंच गया मुंबई। अब विटनेस को तो ढूंढ लिया, सीबीआई ने उसे बयान लेने के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं, वो चला गया काम के लिए मुंबई। अब ये बात इंस्पेक्टर सुरेश को पता चली, सॉरी इंस्पेक्टर उमेश को। तो उन्हें लगा ये तो मेरे काम का है, जान में जान आई। अब वो अपने खर्चे पर मुंबई पहुंच गया कि भाई उस विटनेस को ढूंढ के लाओ और सीबीआई के सामने करो। तो खैर वहाँ पहुँचे, वो मिला नहीं, लेकिन मैसेज छोड़ कर आए। तो जब मैसेज मिला उस विटनेस को, रुंगडू को, तो वो खुद ही पहुँच गया बेंगलुरु और जाके सीबीआई के सामने अपनी उसने गवाही दी। और ये गवाही और उस गार्ड की गवाही और जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट थी, ये 3 चीज़ें ऐसी थी जिससे वो थ्योरी साबित हो गई जो 2010 से इंस्पेक्टर उमेश कह रहे थे। और आखिरकार फिर दूसरी सीबीआई की टीम ने नई चार्जशीट बनाई और इस चार्जशीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही को मेन अक्यूज बनाया और वो था जिम इंस्पेक्टर जेम्स रे। और फिर पूरी कहानी उस चार्जशीट में, अनंत या उसके बाकी का किसी का रोल नहीं। और फिर ये मामला कोर्ट में गया, सुनवाई हुई। नवंबर 2019 नवंबर, 9 साल के बाद कोर्ट का फैसला आता है। और कोर्ट का फैसला यही था कि जो बेंगलुरु पुलिस इंस्पेक्टर उमेश की अगुवाई में जिस टीम ने इस केस की जांच की थी, वो हर चीज़ सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में शामिल की, अलग से सिवाय उस एक विटनेस के जो मुंबई चला गया था। बाकी पूरी कहानी वही थी जो बेंगलुरु पुलिस की कहानी थी। और उसी कहानी को सच मानते हुए हाईकोर्ट ने जेम्स रे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद ताउम्र, जब तक जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा। और इस फैसले के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी ने राहत की सांस ली तो वो इंस्पेक्टर उमेश थे।
बाद में इंस्पेक्टर उमेश इस केस के बाद कुछ वक्त पहले ही थे, उनका प्रमोशन भी हुआ और प्रमोशन होने के बाद वो शायद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से के पोस्ट से, वो डीएसपी पोस्ट से रिटायर हुए। लेकिन ये फैसला आने में काफ़ी वक्त लग गया। उसकी वजह ये थी कि जिस वक्त ये केस सीबीआई को दिया गया और जिस वक्त सीबीआई इस केस की जांच कर रही है और इंस्पेक्टर उमेश रेडार पर है एक सस्पेक्ट के तौर पर, उसी साल कर्नाटक गवर्नमेंट ने और कर्नाटक पुलिस ने इंस्पेक्टर उमेश का नाम प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए भेजा था और उन्हें ये अवार्ड मिल भी जाता। लेकिन चूंकि वो एक केस में खुद जांच का विषय बन गए थे, इसलिए ये प्रेस्टीजियस अवार्ड से वो महरूम रह गए। और उसके बाद तो खैर वो डीएसपी बनकर रिटायर हो गए, हालांकि उनको प्रमोशन मिला, लेकिन ये अवार्ड उनकी झोली में आने से रह गया।